everyone. A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. Today we are going to continue our third chapter of your history book, that is Nazism and the rise of Hitler. In our last class, we have discussed about the background story of this chapter. Before starting this chapter, we have seen what is the main base and background of this chapter. We have read the story of Helmut, and after that, we have seen what are some of the consequences of Nazism and Hitler. Okay, we have briefly we have seen the gist of this chapter, and we have seen what normally happened with Nazism and the rise of Hitler. Okay, today we are going to discuss about our next topic, and basically this is the first topic of this chapter, that is birth of Weimar Republic. Okay, in our last class I have already told you that the after World War I, the Germany affected a lot, and it gave rise to so many negativity in Germany. Okay, so birth of Weimar Republic. What is this Weimar Republic and how it works and what happened to Weimar Republic? We will discuss all these things in this class. Okay. So, birth of Weimar Republic. First of all, what is this Weimar Republic? Okay. Before Weimar Republic, we will understood in the last class. I have told you about the powers of the Second World War. Who were the countries who fought? Main countries of the Second World War, Allied powers and Axis power. But and this is these are the countries of the World War I. ठीक है, World War I में कौन कौन सी कंट्रीज थी जो आपस में लड़ रही थी? ठीक है, World War I 1914 से 1918 तक चला था। इसमें जो विनर था वो एलाइज पावर था। एलाइज पावर आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, ये ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए ने उसको 1917 में ज्वाइन कर लिया था। एंड सेंट्रल पावर्स के बीच में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी, ऑटोमन एम्पायर, इटली। सो क्लास देखिए, ये जो सेंट्रल पावर्स है, ठीक है, World War I के टाइम पे सेंट्रल पावर कौन थी? ये एम्पायर थे। यहाँ पे किंग्स रूल कर रहे थे और ये एम्पायर थे। ठीक है, जर्मनी में एम्पायर था, ऑस्ट्रिया हंगेरी में एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, इटली, ये सब में एम्पायर थे। ठीक है, एम्पायर्स। और ये जो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और फिर आप यूएसए जब ज्वाइन करता है लेटर ऑन, तो ये कौन सी पावर्स थी? ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी। तो बेसिकली जो World War I था वो किसके बीच में था? डेमोक्रेटिक कंट्रीज और एम्पायर्स के बीच में था। क्या हुआ था स्टार्टिंग में World War I में? क्या हुआ था कि जो सेंट्रल पावर्स है समहाउ कहीं ना कहीं उन्होंने वो जीत गई थी। जर्मनी ने बेल्जियम और फ्रांस को भी क्या कर लिया था? ऑक्यूपाई कर लिया था। बट एलाइज में क्या हुआ था? लास्ट में यूएसए ने उनको क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। और यूएसए ने जैसे ही एंट्री ली 1917 में, एंड दे वॉन, दे डिफीटेड जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918। तो एट लास्ट नवंबर 1918 में उन्होंने जर्मनी प्लस सेंट्रल पावर्स को डिफीट किया और वो World War I क्या है? जीत गए थे। तो ये जर्मनी में इसका क्या इफेक्ट आया था? आपके कोर्स में तो नहीं है, बट जर्मनी के जो एम्पायर थे वो कौन थे? केजियर विलियम वन थे। ठीक है, वैसे ही ऑटोमन एम्पायर में खलीफा का राज चलता था। तो वैसे ही ऑस्ट्रिया हंगेरी और इटली इटली में भी जो एम्पायर्स थे, ठीक है, अब सब क्या हो गए थे? हार चुके थे, डिफीट हो चुके थे। ये ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएसए से, अलाइज पावर से क्या हो गए थे? हार चुके थे। तो एलाइज ने क्या किया था? उन्होंने कुछ ऐसी हार्श ट्रिटीज लगा दी थी। उनपे क्या कर दिया था? बहुत ज्यादा ऐसे ट्रीटी का मतलब तो वैसे संधि होता है, मतलब कि आपस में समझौता करना। ठीक है, बट हार्श का मतलब क्या होता है? बहुत कड़वे। ठीक है, हम बोलते हैं ना, यू आर सो रूड, यू आर सो हार्श, मतलब इट्स रूड, बहुत
उन्होंने कड़वे क्या लगा दिए थे, ट्रीटी, एक उनपे नियम लागू कर दिए थे। तो वो क्या थे वो हम देखते हैं, और व्हाट इज दिस वीमर रिपब्लिक वो भी हम देखते हैं। ठीक है। सो एक आपको बैकग्राउंड पता चल गया कि ठीक है वीमर रिपब्लिक का बर्थ कैसे हुआ। कि एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की बहुत गंदी हार थी, डिफीट हो चुका था जर्मनी और सेंट्रल पावर्स, और उसकी वजह से क्या है उन्होंने जो एलाइड पावर्स थी उन्होंने हार्श ट्रीटी उनपे लागू कर दी थी। अब क्या था वो ट्रीटी और क्या थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद की स्टोरी वो देखते हैं। After First World War, which happened during 1914 to 1918, and after the uh, victory of Allied powers, the defeat of Imperial Germany. What is Imperial? Imperial means regal, शाही बोलते हो आप। तो जो अब एम्पायर था जर्मनी, ठीक है, किंग रूल कर रहे थे वहां पे। तो इंपीरियल जर्मनी की हार के बाद और एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर, अब एम्परर ने भी क्या कर दिया था, स्टेप डाउन कर लिया था, उन्होंने भी हार मान ली थी। gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity। अब ये एम्परर ने एब्डिकेट कर दिया, जर्मनी, इंपीरियल जर्मनी की डिफीट हो चुकी थी, वो हार चुके थे। तो इसके बाद जर्मनी में जो ये कुछ पार्लियामेंट्री पार्टीज थी उनको एक मौका दिया गया कि आप खुद की एक आप जर्मन पॉलिटी आप बनाए और आप खुद की क्या करें, अब एक असेंबली बना सकते हैं। तो वो जो कुछ पार्टीज थी उन्होंने नेशनल असेंबली का क्रिएशन किया, और वो कहाँ पे मिले, वो वीएमर में मिले। ठीक है, वीएमर जगह का नाम है। ठीक है, वीएमआर में मिले एंड स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, जैसे इंडिया इज अ कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, जस्ट लाइक दैट उन्होंने भी क्या किया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म आप सबको पता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, पावर्स गिवन टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के साथ साथ उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कहाँ पे बनाया था, वीएमआर में। इससे वीएमआर रिपब्लिक की क्या हुई थी, वीएमआर रिपब्लिक का बर्थ हुआ था। Deputies now were elected, और अंडर दिस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, नेशनल असेंबली ने और क्या स्टेप्स लिए थे कि जर्मन पार्लियामेंट में अब जो भी लोग, जर्मन पार्लियामेंट जैसे हमारे इंडिया में जो पार्लियामेंट को संसद बोला जाता है ना, हम संसद बोलते हैं, जस्ट लाइक दैट जर्मन पार्लियामेंट को रेस्टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्टैग। तो उन्होंने भी क्या दिया था, इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन, कि सबको इक्वल और यूनिवर्सल वोट्स मिलेंगे। ठीक है, सब वोट कर सकते हैं, और उसके अंदर वुमेन भी इंक्लूडेड थी। वुमेन, पहले वुमेन जो थी बहुत सी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में वोट नहीं, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, बट इन दिस पार्लियामेंट अंडर दिस वीएमआर रिपब्लिक उन्होंने वुमेन को भी क्या है, ये राइट दिया कि आप भी क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो। और जो जर्मन पार्लियामेंट जो रेस्टैग है उसमें जो मेंबर्स आएंगे, डेप्यूटीज आएंगे, वो इलेक्ट उसी के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा लेकर आए थे ये वीएमआर रिपब्लिक, बट however वीएमआर रिपब्लिक was not received well by its own people। जर्मन पीपल ने खुद ने ही उनका वेलकम नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्वेश्चन अराइज होता है कि बहुत बच्चे बोलते हैं मैम नेशनल असेंबली का क्रिएट किया, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लाए, राइट्स लेकर आए, वुमेन के लिए राइट्स लाए, इक्वल वोटिंग राइट्स लेकर आए, तो फिर फेडरल स्ट्रक्चर भी लेकर आए, तो फिर क्या प्रॉब्लम थी कि वहां के लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसका मेन जो रीजन है बेटा, इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जो जर्मनी की डिफीट हुई थी ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद उनको फोर्सफुली बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया था। और ये जो पीस ट्रीटी थी, एक्सेप्ट कौन कर रहा था, अब नेशनल असेंबली कौन थी, ठीक है, वीएमआर रिपब्लिक के अंदर वीएमआर रिपब्लिक ही थी।
और इन्होंने ही एक्सेप्ट किया था, ठीक है, यही अब पार्टीज आ गई थी क्योंकि किंग ने तो एब्डिकेट कर दिया था, तो अब यही पार्टी आ गई थी और इन्होंने एक ऐसी ट्रीटी पे साइन किया था, द पीस ट्रीटी एट वर्सलीज। वर्सलीज जैसे दिल्ली बॉम्बे हमारी जगह का नाम है, वैसे वर्सलीज है। ये वर्सलीज क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो ट्रीटी है, ये जो संधि थी दो मतलब कंट्रीज के बीच में, जो अग्रीमेंट था वर्सलीज में हुआ था, इसलिए इसको पीस ट्रीटी ऑफ वर्सलीज बोला जाता है। पीस ट्रीटी एट वर्सलीज विद द अलाइज वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस, ठीक है। वेमर रिपब्लिक ने अलाइज के साथ में, अलाइज के साथ में क्या है, बहुत ही हार्श, बहुत ही रूड और बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग पीस को क्या कर दिया था, साइन किया था। किसने, वेमर रिपब्लिक ने। इसलिए बहुत लोगों ने वेमर रिपब्लिक को एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। तो ये मेन कॉज था आपका कि जो वेमर रिपब्लिक था उसको जर्मन पीपल ने ही क्या नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। तब इस पीस ट्रीटी में ऐसा क्या था कि लोगों को इसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी। जस्ट लुक एट दिस, हम पीस ट्रीटी पढ़ते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, बहुत बार क्वेश्चन अराइज हो जाता है, व्हाट वर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलिस एंड गिव द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। Now, what is this Treaty of Versailles? Under this Treaty of Versailles, ट्रीटी का मतलब समझ आ गया ना, अग्रीमेंट। वर्सलीज जगह का नाम है। वर्सलीज में क्या अग्रीमेंट हुआ था, या 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज इज साइन बिटवीन whom, तो इट वाज साइन बिटवीन वेमर रिपब्लिक एंड अलाइज पावर्स, ओके। सो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में था, जर्मनी लॉस्ट इट। अंडर दिस ट्रीटी लिखा गया था कि जितनी भी ओवरसीज कॉलोनीज हैं आपकी, ठीक है, जो भी आपने ओवरसीज कॉलोनीज को आपने कैप्चर किया है, ऑक्यूपाई किया है, आपको वो सारी की सारी हमें देनी पड़ेगी, उसको लॉस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उनको सारी की सारी वो कॉलोनीज देनी पड़ी। अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ठीक है, उसमें से एक बोलते हैं ना 1/10 पॉपुलेशन जो है वो उनकी लॉस हो चुकी थी, मतलब कि क्योंकि कॉलोनीज उन्होंने दे दी, तो उसके अंदर वहां पे जितनी भी पॉपुलेशन थी वो वहां से उनकी क्या हो गई थी, चली गई थी, अब जर्मनी के अंदर नहीं आ रही थी। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, उनके जो रीजन थे जर्मनी का, 13% जो टेरिटरी था, एरिया था, वो जर्मनी ने खो दिया था उस ट्रीटी के अंदर कि आप ये वाले इन टेरिटरीज में भी आप नहीं रहेंगे। मैंने एक मैप लेना भूल गई हूँ, आपके बुक में एक मैप गिवन है, ठीक है। आप वो अगर जब देखेंगे बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक वाले पेज में ही है कि बहुत सारे ऐसे लैंड की कौन कौन सी लैंड उनसे ले लिया गया था। पर्शिया का कुछ लैंड ले लिया गया था आपका, ठीक है, बेल्जियम वगैरह भी ले लिया गया था। सो 75% ऑफ इट्स आयरन, पूरे कंट्री का जो भी आयरन रिसोर्स था, 75% आयरन रिसोर्स उस टाइम पे उनसे ले लिया गया था। 26% of its coal to France, Poland, Denmark, and Lithuania. उनका जो 26% कोयला था वो किसको दे दिया गया, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया को दे दिया गया। तो देखिए ये आयरन देना, 20 लैंड देना, कोल देना, कंट्री के इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस को उन्होंने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, दे दिया था। जर्मनी को बोल दिया कि आपको ये सारी चीजें दे देनी पड़ेगी, ठीक है। सो द अलाइड पावर्स डीमिलिटरलाइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। जो अलाइड पावर्स थी उन्होंने ना मिलिट्री रूल हटा दिया, ठीक है। अब मिलिट्री डिफेंस, हम सब मोस्टली सारी कंट्री में डिफेंस है ना, मिलिट्री है कि आप अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, मिलिट्री से ही करते हैं ना। हम इंडिया में भी देखते हैं तो बॉर्डर्स में और मिलिट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इंडिया में। तो जस्ट लाइक दैट अलाइड ने क्या कर दिया, जर्मनी को डीमिलिटरलाइज कर दिया कि यहाँ पे मिलिट्री रूल नहीं रहेगा, जिससे कि उनकी पावर जो है वो क्या हो जाए, कमजोर हो जाए। The war guilt clause held Germany responsible for the war and damages the allied countries suffered. अब उन्होंने अलाइड कंट्रीज ने बोला अब वॉर किया है
ठीक है। तो वॉर में तो जो बॉम्ब भी बनाया है या कुछ भी बनाया है, पैसे तो उसमें लगे हैं ना। तो एक बार आपने बॉम्ब गिरा दिया और उससे बहुत लोग मर गए, पर उस बॉम्ब को बनाने में भी तो कितने रुपए लगे हैं। तो उसके बाद अलाइड पावर ने कहा कि जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है इस वर्ल्ड वॉर 1 का, और जितने भी डैमेजेस हुए हैं अलाइड कंट्रीज कौन कौन सी थी, ये फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूके वगैरह, जितनी भी ये कंट्रीज थी, ये सब जर्मनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके वजह से सफर किया है। तो इसलिए जर्मनी को कंपेंसेशन देना पड़ेगा। कितना? £6 बिलियन। देखिए 1 पाउंड इज इक्वल्स टू, आज की डेट में 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 96 रुपीज। तो देखिए 6 बिलियन पाउंड का उनको कंपेंसेशन पे करना पड़ा था। ठीक है। also occupied the resource rich Rhineland for much of the 1920s। और जो रिसोर्स रिच उनका राइनलैंड था, रिसोर्स रिच राइनलैंड जो था, वो भी उनसे क्या कर लिया गया था? ले लिया गया था। ठीक है। वो अपने कंट्रोल के अंदर लेके आ गए थे। आप जब अपने बुक में वो मैप देखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि कितना परसेंट उन्होंने जो रिसोर्स रिच एरिया ले लिया, उसके बाद कितनी सारी उनकी टेरिटरी उनसे ले ली गई थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में था। और जब उन्होंने एब्डिकेट कर दिया, तो उसके बाद उनको ये सारी चीजें साइन करनी पड़ी कि ये सब आपको देना पड़ेगा। और वेमर रिपब्लिक ने ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को क्या कर दिया था? साइन कर दिया था। इसलिए जर्मनी के लोग क्या कर रहे थे? उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जो वेमर रिपब्लिक थे, उनको वेलकम नहीं किया उन्होंने। मैनी जर्मन्स held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। बहुत से जर्मन्स जो held the new Weimar Republic responsible, उन्होंने ही बोला कि जो वेमर रिपब्लिक है वो ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे डिफीट के लिए। और जो भी हमने वर्सलीज में डिफीट देखी है, जो बेइज्जती सही है, वो भी वेमर रिपब्लिक के वजह से सही है। ये जर्मन्स, बहुत से जर्मन्स लोगों का क्या था? जर्मन्स का ऐसा सोचना था। ठीक है। इस वजह से क्या हुआ था? वेमर रिपब्लिक को जर्मन्स ने वेलकम नहीं किया था। इन्होंने इतनी ब्रूटलिटी देख ली थी कि इतना हार्श ट्रीटी लगा दिया उनपे कि उनसे इतनी सारी चीजें ले ली उनकी कंट्री की। एक तरीके से उनको खोखला बना दिया था। ठीक है। ओके। सो दिस वाज द मेन कॉज। समझ आया क्या था कि व्हाई वेमर रिपब्लिक नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल, कि जर्मन खुद ही क्यों नहीं वेलकम कर रहे थे। जस्ट द मेन कॉज वाज द पीस ट्रीटी एट वर्सलीज। ओके। नेक्स्ट, the effects of the war। now what were the effects of the war? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के और वॉर के क्या इफेक्ट्स थे? डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट। ठीक है। बहुत ही डिस्ट्रॉइंग इम्पैक्ट था जो वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो उसके बहुत ज्यादा डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट थे, डिस्ट्रॉइंग इम्पैक्ट थे। किससे? बहुत सारे इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट सॉरी, बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। मेंटली भी बहुत लोग क्या है, परेशान हो गए थे। और फाइनेंशियली तो होना ही है, वॉर है, पैसा तो लगेगा ही आपका, पैसे के बिना आप वॉर नहीं लड़ सकते हो। ठीक है। तो बहुत डिस्ट्रॉइंग इम्पैक्ट देखे गए थे, बहुत साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। यूरोप पहले यूरोप को क्या है, एक कॉन्टिनेंट माना जाता था, क्रेडिटर्स था। इट वाज अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स। नाउ इट बिकम डेटर, वन ऑफ द डेटर कॉन्टिनेंट। ठीक है। पहले वो पैसे देता था कि ठीक है आप ये ले जाइए, बट अब क्या है, वो कर्ज में आ गया था। अब वो क्या बन चुका था? डेटर का कॉन्टिनेंट बन गया था। Weimar Republic, unfortunately, the Weimar Republic and supporters, socialists, Catholics, and Democrats were known as the national November criminals। Now देखिए ये November criminals क्या है? ये जो नई नई जन्मी थी वेमर रिपब्लिक, एक न्यू बॉर्न ही था। ठीक है। न्यू ही जन्मी थी। तो वेमर रिपब्लिक और उसको सपोर्ट करने वाले, ठीक है, कौन कौन थे? ये सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेटिक्स। ठीक है। ये सब ही उनको बहुत
मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, जो भी ओल्ड एम्पायर थे उनके जितने भी सिंस है ना उसको धोने की कोशिश कर रहे थे, उसको पे करने की कोशिश कर रहे थे। और द रिपब्लिक, रिपब्लिक के ऊपर क्या बर्डन था, इनके ऊपर बर्डन था कि जो वॉर के वजह से इस कंट्री ने, जर्मनी ने पूरे वर्ल्ड वाइड जो है बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन किया है और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सबको सफर करना पड़ रहा है। तो इसको इसलिए वेमर रिपब्लिक क्या कर रही थी, कंपेंसेशन भी पे कर रही थी। ठीक है, और जो भी वेमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स थे, कौन कौन थे, सोशलिस्ट हो गए। ठीक है, जो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फिलोसफीज को मानते हैं उनको हम सोशलिस्ट बोलते हैं। कैथोलिक्स, अपने टू टाइप्स के क्रिश्चियंस पढ़े होंगे, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, तो कैथोलिक्स हो गए, और डेमोक्रेट्स हो गए जो डेमोक्रेटिक फिलोसफीज को मानते हैं। ये सारे सपोर्टर्स थे। अब वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट नहीं, क्या बोलते हैं, जो लोग जर्मन वो नहीं कर रहे थे। अब वेमर रिपब्लिक के अंदर कौन थे, यही लोग, लोग ही तो होंगे, इंस्टीट्यूट है वेमर रिपब्लिक तो। अब इसके जितने भी सपोर्टर्स थे, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स हो गए, आपके डेमोक्रेट्स थे, ये कंजर्वेटिव नेशनल सर्कल्स के, जो लोग कंजर्वेटिव थे, जो सोसाइटी में चेंजेस नहीं लाना चाहते थे। ठीक है, कि उनको वही एम्पायर रूल ही चाहिए था, डिक्टेटर रूल ही चाहिए था। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, इनको कहीं पे भी इजीली, जहां पे ये लोग, ऐसे लोग दिखते थे उन पे अटैक करते थे। ठीक है, और इन सबको हमने क्या बोला गया है, नवंबर क्रिमिनल्स बोला गया है। अब इन सबको नवंबर क्रिमिनल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो ट्रीटी है उसको ना, वर्सलीज वाली जो ट्रीटी थी वो नवंबर में साइन की गई थी, इसलिए नवंबर क्रिमिनल्स इनको बोला जाता है। बट आपको अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय नवंबर क्रिमिनल्स, तो आप यही लिखोगे, दोज हु सपोर्टेड द वेमर रिपब्लिक एंड socialist, Catholic, Democratic who supported the Weimar Republic is known as the was known as the November criminals. Okay, so after the uh, First World War, it left a deep imprint on European society and polity. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने बहुत ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ा था यूरोपियन सोसाइटी और पॉलिटी पे। नाउ सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस, सिटीजन से भी ऊपर सोल्जर्स को माना जाने लगा। ठीक है, politicians and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine. ठीक है, जो पॉलिटिशियंस और पब्लिसिस्ट है, ठीक है, वो बोलते थे वहां के लोगों को, अब आपको ना ज्यादा अग्रेसिव बनना है, ज्यादा आपको स्मूथ या फिर सॉफ्ट रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप एग्रेसिव रहे, स्ट्रांग रहे, मैस्कुलिन। ठीक है, अब देखते हो आज की डेट में भी देखते हो तो जो जर्मन्स होते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं कि काफी, नॉर्मली बोल रही हूँ, नॉर्मली देखा जाता है ये कि एग्रेसिव होते हैं, काफी मैस्कुलिन बॉडी होती है, स्ट्रांग भी होते हैं। तो वो ऐसा क्यों है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री में है कि वहां उस टाइम पे जो पॉलिटिशियंस थे, पब्लिसिस्ट थे, उनको वो क्या कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे, स्ट्रेस दे रहे थे कि आपको यू हैव टू बिकम अग्रेसिव। तो वहां के क्या बोलते हैं, जीन में ही ये चीज आ गई कि दे बिकेम aggressive and they become more strong and masculine. The media glorified trench life. Now what is trench life? Trench फोटो इससे समझिए, पिक्चर से ट्रेंच क्या होता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, इसको हम ट्रेंच बोलते हैं। ट्रेंच क्या है, एक सोल्जर की लाइफ, ये अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर डीप डाउन तक ये इसको खोदा जाता है। ठीक है, बहुत से सैंड बैग्स वगैरह है, और ये जो सोल्जर है वो यहीं पे रहता है। ठीक है, और यहाँ यहीं से अगर किसी ने वॉर कर दिया तो यहाँ पे खड़े होके या एल्बो रेस्ट देके, ठीक है, ये क्या करते थे, लड़ाई करते थे। और ये जो आप देख रहे हो, वायर्स देख रहे हो, जो बार्ब्ड वायर देख रहे हो, ये क्यों होता था, ये कि कोई भी अगर अब पता चल गया कि ये जो सोल्जर्स है वो यहाँ पे है, तो वो क्या करते थे कि कोई भी ऐसे दौड़ के आएगा और उनके ऊपर चला जाएगा। कभी हो सकता है ना वो खाना वाना भी खा रहे हो और एकदम से आ गए, तो उनको बचाने के लिए कि एकदम से कोई एंट्री ना कर पाए, इसलिए ये वायर भी लगाई। तो दिस इज नोन एज ट्रेंच लाइफ। तो मीडिया ने बताया कि जो ट्रेंच है, ट्रेंच लाइफ जो है वो बहुत ही क्या है, अच्छी लाइफ है। पर आप देखते हो कि एक 2 मीटर की जमीन के नीचे ही एक सोल्जर की लाइफ है, वही खाना पीना सब कुछ वो कर रहा है। तो
कैसे अच्छी हो सकती है, बट मीडिया ने बोला कि ट्रेंच लाइफ बहुत अच्छी है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्या है मिलिट्री ऑफिसर्स बन पाए. The truth, however, was that the soldier lived miserable lives in these trenches, trapped with rats feeding on corpses. ठीक है. Now just look at this statement. ये जो सोल्जर्स थे बहुत ही बुरी जिंदगी जी रहे थे, बहुत ही मिसरेबल लाइफ जी रहे थे इस इन ट्रेंचेस में. यहाँ पे बहुत से ऐसे चूहे रहते थे, और चूहे क्या खाते थे? कॉर्पसेस क्या होता है? डेड बॉडीज. मतलब इतनी डेड बॉडीज होती थी कि चूहे उस डेड बॉडी पे मंडराते ही रहते थे, और उनकी लाइफ वहीं पे थी, वो ट्रेंचेस में ही रहते थे. They faced poisonous gas and enemy shelling and witnessed their ranks reduce rapidly. उन्होंने देखा कि बहुत सी ऐसी पॉइजनियस गैस उन पे, पॉइजनियस गैस मतलब कि बॉम्ब्स वगैरह फेंके जा रहे हैं. एनिमी शेलिंग हो गई कि गन बॉम्बार्ड्स होते हैं ना, बॉम्बार्ड्स बाय गन्स, की गन से फायरिंग वगैरह हो जाती है. ठीक है. तो वो हो रहा है, और इनकी जो रैंक्स है धीरे धीरे क्या हो रही थी? रिड्यूस ही होती जा रही थी. मतलब उनकी जो भी अथॉरिटी और प्रोस्पेरिटी पहले थी, वो अब क्या हो रही थी? धीरे धीरे कम होते जा रही थी. अग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर. ठीक है. जो अग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा था कि अब ये वॉर वाला जो प्रोपेगेंडा है, लोगों के दिलों और दिमाग में क्या है? बस नफरत, नेगेटिविटी नेगेटिविटी थी. तो ये नेशनली क्या है? अब सब लोगों ने क्या है, सबके मन में यही आ गया कि हमें क्या करना है? वॉर लड़ना है. ठीक है. बस उसके अलावा किसी की लाइफ में कोई एम नहीं रह गया था. सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप. ना और सब क्या किसको सपोर्ट कर रहे थे? कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप. जो कंजर्वेटिव्स आपको बताया कौन होते हैं? ऐसे लोग जो लाइफ में चेंजेस, जिनको चेंजेस अच्छे नहीं लगते हैं. ठीक है. जो ये न्यू डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी आ रही थी, उनको ये पसंद नहीं आ रहा था. तो वो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे थे जो डिक्टेटरशिप, ठीक है, जो डिक्टेटरशिप को, कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप को क्या करे? ग्रो कर सके. डेमोक्रेसी बिकेम यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया. इस टाइम पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब इतने लोगों की डेथ हो गई और पूरी जर्मनी को जो है इतना इफेक्ट देखना पड़ा था, इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही थी कि उनकी कंट्री की सारी रिसोर्स रिच प्लेसेस चली गई, उनके पास से रिसोर्सेस चले गए. ठीक है. कंट्री को पूरी तरीके से वीक बनाने की कोशिश की गई. तो इससे क्या हुआ? पूरे कंट्री के अंदर बदले की भावना, मोस्टली जो जर्मन्स थे उनके अंदर बदले की भावना आ गई थी. तो उस टाइम पे डेमोक्रेसी का आइडिया देना एक बहुत ही बुरा आइडिया था, एक फ्रेजाइल आइडिया था. ठीक है. So these were some of the effects of the Treaty of Versailles and how First World War affected Germany. ठीक है. और इससे वेमर रिपब्लिक का आपका क्या हुआ था? जन्म हुआ था. बट वेमर रिपब्लिक इज नॉट वेलकम्ड बाय was not welcomed by all the Germans. So this is all about today. Now in our next class we will discuss about the radicalism and economic crisis and the years of depression, the Great Depression period. आप सबने सुना होगा. उसके बारे में हम जो ईयर्स थे जर्मनी में, डिप्रेशन के ईयर्स, ग्रेट डिप्रेशन के ईयर्स, वो कैसे थे, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. Till that, please read the chapter very carefully, and if you have or if you find any difficulty or if you face any problem, you can ask me in my next class. Okay? Please take care of yourself. Read the chapter carefully. Till Monday को मिलते हैं बेटा. चलो, bye bye. Enjoy your Sunday, everybody. Take care.